सही में 6 बच्चे आएंगे, क्लास थोड़ी भरी भरी लगने लगेगी। मैं क्यों मिल रही, हमें पता है 6 बच्चे आ रहे हैं, मिलना थोड़ी ज़रूरी है उन 6 बच्चों से। मुझे नहीं पता है, जस्ट नो दिस थिंग कि 6 बच्चे आ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो भाई। क्यों होगा, कल की कल देखेंगे क्या करेंगे, आज का पढ़ ले पहले, उसकी चिंता कर लेंगे। अब कल नया चैप्टर करवाएंगे, कल इसी को पढ़ेंगे, चिंता कल करते हैं, आज की चिंता करते हैं। आज के 20 मिनट तो जा चुके हैं। देखा जाए तो अपनी क्लास 1 घंटे की होती है। चलो भाई, ये कौन सा ऐसे आ गया, अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, 1 घंटा, इतना दूर आती हूँ, कुछ तो पढ़ा कर जाऊँ। नहीं, फिर तो दिन भर मैम ही खड़ी रहेगी क्लास में, सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने लग गई तो। क्यों? सैटरडे कौन कौन से ऐसे कराए थे? सिर्फ 505। मेरे को दिखाओ, आजा, मुझे दिखा क्या कराया था। 505 का इतना सा पार्ट कराया था और 510 मोटा मोटी पूरा कराया था, है ना। तू आज की और कल की तुम्हारे लिए गांधीनगर क्लास अवेलेबल करवा दूंगी ऑडिट की, ठीक है। आज गांधीनगर में 505 होगा आज की क्लास में, कल की क्लास में 510 होगा उनके वहाँ। हाँ, सुबह से। हाँ, ये ठीक है मेरे लिए। अब रूटीन चेंज करवाएंगे, यहाँ पर भी करवाएंगे, मैं टेंशन ले। चलो सुनाओ आंसर। कहाँ? बोल। मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची नहीं पता, मुझे आधी फैकल्टीज का नाम भी नहीं पता। मैं सिर्फ उनका नाम जानती हूँ जिनसे मेरी इंटरेक्शन हो जाता है चलते फिरते, दैट्स ऑल। मैंने 3 सालों में लोकेश कासट सर को भी अभी पिछले 2-3 महीना पहले ही देखा है, सिर्फ नाम सुना था इनका आज तक कि ब्रांच में लोकेश कासट सर पढ़ाते हैं। दीपक सर को शायद कॉस्ट पढ़ाते हैं या अकाउंट्स पढ़ाते हैं। हाँ, दीपक सर को शक्ल मैंने कोविड से पहले देखी थी, उसके बाद से मैंने दीपक सर को ही नहीं देखा क्योंकि हमारा टाइमिंग ही मैच नहीं करता। कोविड से पहले हमारा टाइम मैच करता था, उसके बाद से मैंने सर का फेस भी नहीं देखा। सिर्फ इतना याद है कि दीपक सर प्रैक्टिकल पढ़ाते थे। अच्छा, और वहाँ फिर आधा घंटा लेट पहुँचूंगी उसका क्या, इसलिए तो मुझसे मत पूछा करो कि कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाती है। कि कोविड के बाद मैं 2019 में कोविड आया था, तब मैं एमसीसी से गई थी, और मैं अभी 2022 की स्टार्टिंग में मैं वापस फेस टू फेस क्लास में आई हूँ। आज भी ये वॉइस चेक कर लेना ज़रा। अच्छा, क्लास शुरू ही नहीं हुई थी क्या?
खाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी मैं भी। Recording in progress. शुक्र है पढ़ाया नहीं, बकवास करी है। आप तुम लोग की फालतू की बातें काम भी आ गई। हाँ, कुछ काम तो आ जाते हो। कोई है नहीं तो क्या हुआ। अच्छा, गोमतेश भी यहीं बैठे, देवांश भी यहीं बैठे, यही ऑनलाइन बैठते हैं दोनों, आज यहीं बैठे हैं। अरे बारिश की वजह से एक दो दिन नहीं आए थे, बाकी तो ये लोग आ रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद तो ये लोग ऑफलाइन आ गए। आज तो वॉइस आ रही है, बीच में चली जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा भैया तो क्या सुनते रहते थे बैठे बैठे। हाँ हाँ, अजय भैया ना सुनते रहते थे हेडफोन लगा के, क्योंकि यहाँ पे क्या इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। पिछली बार भी यही करते थे, ईयरफोन लगाए हुए ही रखते थे। हाँ हाँ, वो कह रहे थे मैं इंटर की कोच पढ़ाई कर लेता, मैं फाउंडेशन का पेपर देना पड़ेगा पहले। चलो, टेस्ट दे रहे हो, पढ़कर आए हो। राघव खड़े हो जाओ। 510 से पढ़ना है, उसका टेस्ट है आज। 510 का तो हो गया मेरे ख्याल से टेस्ट। 50 रिलेटेड पार्टी का ही है। राघव, रिलेटेड पार्टी स्टैंडर्ड के लिए कौन सा एएस एप्लीकेबल है? एएस एएस 18 क्या क्या बोलता है कि कौन सी कंडीशंस बोल रखी है, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है एएस 18 के हिसाब से? हाँ, सिट डाउन। हाँ जी भाई, पीछे तुम। आशुतोष है तुम्हारा नाम? हाँ आशुतोष, बताओ। अगर एफआरएफ साइलेंट है, इस बात को लेके कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, तो किन टर्म्स में डिफाइन करोगे रिलेटेड पार्टी को? तीन ही पॉइंट है इसमें। डायग्राम बता दे। बैठ जा भाई, तो मुझे कंफ्यूज करेगा। हाँ गोमतेश बताओ। हम्म हम्म बुक में क्या लिखा है, मुझे वो जानना है। मैंने जो यहाँ लिखवाया लिखवाया, नोट्स पढ़े उसके बाद घर जाके। तुम्हारा नाम अमन है ना? नमन। हाँ खड़े हो नमन, सुनाओ सेम आंसर। मेन पार्टी का मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी। समझ में आया तुम दोनों को क्या बोलना था? बैठ जाओ, पीछे तुम चारों से सुने हुए मतलब नहीं बनता। तुमसे कौन सा मतलब बनता है सुनने का? उससे सुन रही हूँ।
हाँ जी बताओ मैम, खड़े हुई आप। एज अ ऑडिटर हाउ यू विल आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। As an auditor, how you will identify related party transactions? और क्यों? 6 बच्चों की चिंता हो रही थी, कौन से आ रहे हैं? क्यों लर्न नहीं किया? सारा रात को ही पढ़कर सो जाया करो, अगले दिन के भरोसे मत रहा करो। कल किसने देखा? रात को प्रैक्टिस, ये बात भी सही है, थ्योरी पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी रात को। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। गुड, सिट डाउन। फोबिया हो गया ऑडिट से? ऑडिट तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फिर क्यों डर लग रहा है इससे? ऑडिट से मत डरो, टीचर से डरो। मुझे अच्छा लगता है लोग मेरे खौफ में रहे तो, ऐसा संतुष्टि मिलती है मेरे को कि हाँ, ऐसा डर रहना चाहिए इंसान लोगों के अंदर। यही पढ़ के ही नहीं आया है, मुझे पता है, शक्ल ही बता रही है उसकी। मैं कहा इन चारों से पूछने का कोई फायदा नहीं है पीछे। वो एक दिन आता है, 4 दिन गायब हो जाता है। नाम क्या तुम्हारा? तुमसे ही पूछ रही हो। रवि। हाँ जी रवि, क्या दिक्कत है? ये गायब क्यों हो जाते हो बीच बीच में? ऑनलाइन क्लास ली थी तुमने? क्या डूब गया था वीडियन? बाकी बच्चे भी तो आए थे। मैं भी आई थी इतनी दूर से। आए तो नहीं लेकिन। मुझसे ज्यादा दूर से तो नहीं आ रहे होगे। The identity of related part, entities related party. एंटिटी के रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिटी कैसे मिल सकती है और क्या हो सकता है, इस बात को हम लोग 2 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पॉइंट क्या है? देखो, हमें पता था कुछ केसेस में एप्लीकेबल एफआरएफ स्टैब्लिश करता है रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट को, और कुछ केसेस के अंदर एप्लीकेबल एफआरएफ जो है वो रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट को स्टैब्लिश नहीं करता है। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं इसमें? 2 पॉइंट, जहाँ पे फ्रेमवर्क डज नॉट स्टैब्लिश द नीड फॉर द एप्लीकेबल एफआरएफ रिक्वायरमेंट। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, अगर एप्लीकेबल एफआरएफ दे रखा है तो जो दे रखा है वही मानेंगे, और जहाँ नहीं दे रखा था वहाँ पे वो 3 पॉइंट्स हमारी डेफिनेशन थी। उसी तरीके से इन्होंने आइडेंटिफाई करने वाली बात में भी यही बात बोली है कि या तो आपके पास में क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है, या तो आपके पास एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट। देखो, जहां पर एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है मतलब वहां पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी कि मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना है AS 18 के अकॉर्डिंग। खुद सोचो, यही होगा ना, जहां पर भी एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट AS ने बोला हुआ है वहां पर तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पहले थी। इसका मतलब मैनेजमेंट का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, EIS पढ़ तो रहे हो, IS पढ़ते हैं ना वहाँ पे। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, मतलब मैनेजमेंट के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होगा किस चीज़ का, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना किसको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को। इन्होंने हमें यही वाली बात तो बोल कर दी है। इन्होंने बोला है जहाँ पर एप्लीकेबल एफआरएफ स्टैब्लिश कर रहा था रिक्वायरमेंट को, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी कहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि एंटिटी ने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसको क्या किया होगा? प्रोसेस एंड समराइज किया होगा। किस चीज को? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को, ट्रांजैक्शन को, ताकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को मीट कर सकेगा। मतलब क्या? उसे पूरा कर सके। क्योंकि AS 18 ने क्या कहा था? नेचर, रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शन और अमाउंट तीनों आपको मेंशन करनी है ना? तो इस चीज़ को मेंशन करने के लिए AS 18 की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एंटिटी की इंफॉर्मेशन के बारे में हमें कहाँ मिलेगा? उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो क्या बोला? जब रिलेटेड पार्टी के लिए FRF एप्लीकेबल है तो FRF की इंफॉर्मेशन एंटिटी ने ढूंढ रखी होगी। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटी रिलेटेड पार्टी कहाँ पर अवेलेबल होगी? टू दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास लिस्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में नीड थी इनको क्या करने की? रिकॉर्ड, प्रोसेस और, ताकि एंटिटी मीट कर सके AS 18 की रिक्वायरमेंट को। इसलिए मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव, लाइकली मतलब भरोसा है कि मैनेजमेंट के पास कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड में लिस्ट होगी किसकी? रिलेटेड पार्टी। और अगर कोई चेंज आया है तो वो भी। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 10 रिलेटेड पार्टी थी, इस साल 2 ऐड हुई है, तो उसके पास 10 + 2 12 की लिस्ट होगी। अगर मेरी रिकरिंग ऑडिट है, रिकरिंग मतलब पिछले साल भी की थी और इस साल भी, तो 10 की लिस्ट तो मेरे पास भी होगी। ये जो एडिशन आया है ये मैं किससे मांगूंगी? मेकिंग द इंक्वायरी प्रोवाइडेड, कंपेयर करूंगी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने मुझे दी थी। पहला नोट्स मेरे पास पड़े थे प्रीवियस ईयर के ऑडिट के, तो मैं इंक्वायर करूंगी कि जो प्रीवियस ईयर के नोट्स मेरे पास पड़े हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। इतनी सी ही बात थी। जहाँ पर एप्लीकेबल है FRF वहाँ पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैनेजमेंट के पास में क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू। क्यों? क्योंकि उसे मीट करनी है रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग करने की, क्योंकि AS ने ये बात बोली थी। ऑडिटर के पास, मैनेजमेंट के पास में डिटेल्ड लिस्ट होगी, प्लस उसमें क्या होंगे? चेंजेस। अगर ऑडिटर की कैसी ऑडिट है? रिकरिंग ऑडिट है, तो वो इंक्वायर करेगा, प्रोवाइड करेगा, बेसिस कंपेयर करेगा इंफॉर्मेशन जो सप्लाई करी गई थी प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के साथ। अब देखो, जहां पर FRF की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, क्या मैनेजमेंट ने काम किया होगा? जब FRF ने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर बोला ही तो क्या मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया होगा? तो अब मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगी कि रिलेटेड पार्टी रिकॉर्ड करो। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये पूरा पॉसिबल है कि मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड, फिर भी, नेवरदीलेस वर्ड का मतलब होता है फिर भी रिक्वायरमेंट टू मेक इंक्वायरी, जो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है इंक्वायरी करने की, वो स्टिल अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर हम पढ़कर आए थे कि जहां FRF ने रिलेटेड पार्टी नहीं बोला वहां पर भी वो 3 पॉइंट में हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लेकर चलेंगे। बिकॉज मैनेजमेंट में बी अवेयर ऑफ द पार्टी जो मीट कर रहा था रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन जो इस SA ने बोली है। समझ में आई? मैनेजमेंट के पास AS के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, पर SA के अकॉर्डिंग मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो ऐसे केस में ऑडिटर इंक्वायर करेगा रिगार्डिंग आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी, जो फॉर्म करेगा ऑडिटर का SA के हिसाब से। इसके लिए वो क्या कैसे पता लगा सकता है? कैसे आइडेंटिफाई करेगा? एंटिटी का ओनरशिप और गवर्नेंस, एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखी है, सब्सिडरी होल्डिंग, एंटिटी के अंदर इक्विटी और डेट किस हिसाब से है, अगर कोई कॉमन कंट्रोल ऑफ रिलेशनशिप है तो ये इसके लिए भी मैनेजमेंट में भी अवेयर हो सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ला सकता है एंटिटी के ऊपर। बात समझ में आई? तो फिर हमने क्या बोली? हमने बोली यहाँ पे 2 बातें, और वो 2 बातें कौन सी थी? आइडेंटिटी के केस में 2 बातें हमने बोली कि ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर FRF क्या है, एप्लीकेबल है,
और या फिर आपके ऊपर FRF नॉट एप्लीकेबल है। अगर आपके ऊपर FRF नॉट एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्यों अवेयर नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट ऑडिटर इंक्वायर करेगा। कौन इंक्वायर करेगा ऐसे केस में? ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट को। किसके बारे में? अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड टू दिस ऐसे। अरे ये क्या हो गया? फिर अगला पॉइंट इसके अंदर क्या आया था? अगला पॉइंट इसमें ये आएगा कि मेरा ऑडिटर जो है इसके लिए इंक्वायर करेगा। किन किन चीज़ों को इंक्वायर करेगा? पहला पॉइंट, ओनरशिप जानेगा कि ओनरशिप किसका है। दूसरा जानेगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे भी उसे पता चलेगा। फिर तीसरी बात क्या जानेगा? हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड structured। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या जानेगा वो इसके बारे में? आपके कॉमन कंट्रोल के बारे में जानेगा। तो जहाँ पे FRF एप्लीकेबल नहीं होगा उस सिनेरियो में मैनेजमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऑडिटर को मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा और चीज़ों की इंक्वायरी लेनी पड़ेगी। क्लियर है बात? कॉमन कंट्रोल कल की क्लास में किया था ना, दो एंटिटी थी, दोनों एंटिटी को सेम पर्सन रन कर रहा है। रिलायंस का एग्जांपल लिया था। कौन नहीं आया था? अच्छा, बस लास्ट टॉपिक है, ये स्टैंडर्ड खत्म होता है, अगला स्टैंडर्ड तुम्हें समझ में आ जाएगा। की भी लगा ले तू, खुश रहो। अब देखो, अगर FRF एप्लीकेबल है तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी मस्ट बी अवेलेबल टू दी मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज उनको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, समराइज करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, ताकि वो मीट कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ दी एप्लीकेबल FRF। इसके अंदर क्या है? मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव, क्या है उनके पास? इंफॉर्मेशन किसके बारे में? रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्यों होगी इंफॉर्मेशन? बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम need to record, process and summarize। किस चीज़ को? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, ताकि वो क्या कर सके? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल FRF। अब तुम्हें लैंग्वेज थोड़ी याद रहने लग गई? सुनाते तो नहीं हो? तो घर जाके इस लैंग्वेज को रीड करो, ढंग से नहीं भूलोगे। मैनेजमेंट में हैव लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज एंड ऑल्सो ऑफ चेंजेस इन इट। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, वेरी डिटेल। एंड अब इसे सारा याद है, कल पूछूंगी मैं। एंड रिकरिंग ऑडिटर
may inquire information from previous audit. इतनी सी बात क्लियर? तो हमारे को जिसने 6 बातें लिख के दी थी, हमने 6 बातों को 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया। अगर एप्लीकेबल एफआरएफ है या एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है। रिकरिंग ऑडिट वाली बात देख, तूने पिछले साल भी ऑडिट की थी, पिछले साल 10 लोग थे, इस साल 12 लोग हैं, तो लिस्ट को रिकन्फर्म कर सकता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग लिस्ट ऑफ 10 पीपल। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होगी ना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता था सब्सिक्वेंट ईयर की ऑडिट में भी। फटाफट से रिलेटेड पार्टी के जितने नोट्स बनाए हैं, कुछ भी बनाए हैं, उसे गो थ्रू करो जिसने लिख लिए हैं। हेडिंग आइडेंटिफाई एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। उसने चिंता ही नहीं करी हेडिंग की। लिखी भी है हेडिंग तूने? मैं किसी भी कॉपी में कुछ भी लिख लेता हूँ। $550। अब 560 करेंगे, फिर 570। वैसे तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से 60 और 70 दोनों खत्म हो जाने चाहिए थे आज तक की डेट में। कोर्स के हिसाब से तुम लोग पीछे चल रहे हो एक स्टैंडर्ड। आज 60 ही खत्म हो पाएगा। कॉल्यूजन फ्रॉड्स वगैरह में इसमें आइडेंटिफाई मैनेजमेंट किस केस में कर रहा है और किस केस में नहीं कर रहा, वो वाली बात है। अगर एक बात बताओ, तुम्हें कोई काम करना ही नहीं है तो लिस्ट क्यों बना के रखोगे? मैनेजमेंट को रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना ही नहीं है तो लिस्ट क्यों बनाएगा? एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करता। ऐसे के अकॉर्डिंग तो इंक्वायरी लेगा वो कि आप मुझे लिस्ट दो रिलेटेड पार्टी की। अब मैनेजमेंट के पास नहीं है तो मैनेजमेंट बनवा के देगा, फ्रेम करेगा लिस्ट को। फिर हाँ तो वो बनवाएगा लिस्ट। फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नहीं है तो बनाकर वो देगा। फिर अपना ओपिनियन तो मॉडिफाई दे देना। ऑडिटर के पास सबसे बड़ी पावर यही है कि मॉडिफाई ओपिनियन दे दूंगा। अगर तुमने किसी भी कंपनी का ओपिनियन मॉडिफाई कर दिया, मतलब कंपनी के अकाउंट्स ठीक नहीं है, तो कंपनी की पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। इसीलिए मॉडिफाई ओपिनियन ना मिले, इसके लिए एक क्लाइंट सब कुछ करता है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रिपेयर करके दो। मॉडिफाई ओपिनियन बहुत रेयरली जाता है। अनमॉडिफाई क्या होता है? सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है ही कहते हैं मोस्टली, कि ठीक जहाँ नहीं है वहाँ हम करवा देते हैं।
समझ में आ गई बात? तो ऐसे 550 का अगर पूरा का पूरी बात को समझी जाए, सबसे पहले हमने ये देखा था कि ऐसे 550 के अकॉर्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करना है। फिर देखा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन एप्लीकेबल एफआरएफ में दे रखी होगी, लेकिन अगर एप्लीकेबल एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी है तो पहला पॉइंट, रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है कि अगर किसी भी एंटिटी का रिपोर्टिंग एंटिटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है तो वो भी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर एंटिटीज के ऊपर कॉमन कंट्रोल है, किसी का कॉमन फैमिली मेंबर्स हैं या फिर किसी का कोई इन्फ्लुएंस है तो या की मैनेजमेंट कॉमन है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। इतनी सी बात पढ़ी थी हमने। फिर इसके बाद हमने अगले क्लास पॉइंट क्या पढ़ा था, अगला पॉइंट हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको AS 18 की एप्लीकेबिलिटी को फुलफिल करना है। AS 18 ने ये बात बोली थी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रिलेशनशिप को, कि आप कैसे रिलेटेड हो, ट्रांजैक्शन को, कि सेल परचेज किसकी ट्रांजैक्शन हुई है आपके बीच में और कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, इन तीन चीज़ों को डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। अगर आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो रहा है, रिलेटेड पार्टी एप्लीकेबल, मतलब एफआरएफ में ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है तो ऑडिटर को यहाँ पे इसी चीज़ को क्या करना है, चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट ने अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के इस चीज़ को फुलफिल किया है या फुलफिल नहीं किया है। फिर हमने एक बात इसमें और बोली थी कि ऑडिटर मैनेजमेंट कभी कभी जानबूझकर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को शो नहीं करता अगर वो किसी भी टाइप के फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो फ्रॉड के लिए ऐसे 240 लगेगा। फिर हमने कहा था, क्योंकि हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी थी और ऐसे 200 में इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ते वक्त TRP अदर्स के अंदर अदर्स में एक पॉइंट था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम हर तरीके के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैनेजमेंट तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, तुमने मैनेजमेंट से मांगी, उसने तुम्हें फिर भी नहीं दी, तो ऐसे केसेस में सिनेरियो है कि ऑडिटर मे बी नॉट एबल टू डिटेक्ट ऑल रिलेटेड पार्टीज, या फिर अगर मैनेजमेंट खुद ही अवेयर नहीं था या फिर मैनेजमेंट किसी टाइप के कॉल्यूजन में इन्वॉल्व था। तो इनहेरेंट लिमिटेशन मेरे ऊपर लगने की वजह से मैं हर तरीके के रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ। फिर हमने कहा था कैसे आइडेंटिफाई करवाओगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, या तो एफआरएफ एप्लीकेबल था या तो एफआरएफ एप्लीकेबल नहीं था। अगर एफआरएफ आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी कि मैनेजमेंट को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैनेजमेंट के पास लिस्ट होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको रिकॉर्ड प्रोसेस को समराइज करना पड़ेगा, क्योंकि एफआरएफ बोल रहा है। तो मैनेजमेंट मस्ट बी हैविंग अ लिस्ट, और कोई चेंजेस अगर उसमें आए है तो अगर तुम्हारी रिकरिंग टाइप ऑफ ऑडिट है तो तुम प्रीवियस ईयर के लिस्ट से अपने लिस्ट को कंफर्म करवा सकते हो। लेकिन अगर मैनेजमेंट पर एफआरएफ एप्लीकेबल नहीं है, मतलब मैनेजमेंट को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैनेजमेंट के पास जरूरी नहीं है कि रिलेटेड पार्टी के इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ऐसे सिनेरियो में ऑडिटर इंक्वायर करेगा, पूछताछ करेगा। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ। जाकर पूछेगा कि भाई मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट दो, फिर वो लिस्ट को बनवा के तुम्हें लिस्ट दे सकता है। ऐसे केस में ऑडिटर खुद कैसे पता लगा सकता है? कंपनी के ओनरशिप को देखेगा, अगर इस एंटिटी का ओनरशिप और किसी के साथ ट्रांजैक्शन हो रखी है उसका ओनरशिप सेम है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पैसे तुम्हारे कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है? सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, कैसे फाइनेंस्ड है, डेट और इक्विटी, और कहीं किसी का कॉमन कंट्रोल तो नहीं है। क्लियर है? इसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है नीचे और क्वेश्चन के आंसर को लर्न करना जरूरी है। वो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किस किस तरीके से एक ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को।
हालांकि पहले ये लिस्ट ऐसे का ही पार्ट था, इसको बस क्वेश्चन बना के सेपरेट कर रखा है। देखा जाए तो ये आपका ऐसे का ही पार्ट है। क्लियर है? पक्का? कितने ऐसे कवर हो गए? 9 ऐसे कवर हो गए। 20 में से वी हैव कवर्ड 9 ऐसे। आज एक ऐसे करके हम लोग 20 में से 10 ऐसे कवर कर लेंगे। आधा सिलेबस चैप्टर 3 के साथ नहीं हुआ। ऐसे के अलावा भी बहुत कुछ है। वैसे चैप्टर 5 भी ऐसे है, चैप्टर 7 भी ऐसे है, चैप्टर 8 भी एक ऐसे ही है। 5 में पूरा ऐसे फ्रॉड का है 240, पूरा उसमें वही स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। 6 तुम्हारा EIS से रिलेटेड चैप्टर है। 7 में भी तुम्हारा सैम्पलिंग का ऐसे है और 8 में एनालिटिकल प्रोसीजर का। तो तुम्हारा 5, 6, 7 हो जाए ना तब मान लेना आधा सिलेबस खत्म हो गया। 3 के बाद हम लोग 5, 6, 7 ही करेंगे। फिर हम ऐसे संतुष्टि ले सकते हैं कि हाँ कुछ कवर हो गया, कुछ सिलेबस, कुछ थोड़ा बहुत, ऐसे बहुत खुशी नहीं मना पाएंगे हम तब भी, कुछ कुछ हो गया ऐसा। ऐसे 560 subsequent events. What is subsequent? जो किसी चीज के बाद हो रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Subsequent events. एक बात बताओ, तुम लोग ना जब बैलेंस शीट बनाते थे तो तुम लोग अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सैलरी पेएबल लिखते थे, भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग। हम लोग GST पेएबल भी लिखते हैं कई बार। ये हम क्या लिख रहे होते हैं? एक तरह से प्रोविजन बनाया हुआ है, बचा हुआ है ये मुझे पे करना है, ये लिखते हैं हम लोग। क्यों लिखते हैं? पेमेंट तो करना ही पड़ेगा अकाउंट में। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी भी लिखती थी, क्यों लिखते थे? अगर हो गई तो पे तो करनी ही पड़ेगी। ये कौन सी वाली बातें थी? क्या ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास 31/3 को अवेलेबल थी? 31/3 मतलब बैलेंस शीट डेट वाले दिन ये बातें तुम्हें पता थी, तो तुमने इसका प्रोविजन बना के रिकॉर्ड कर दिया। अब ना इन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड एक बात बोली है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या हैं। ये है 1/4, ये है 31/3। 31/3 कौन सी डेट होती है? डेट ऑफ बैलेंस शीट, जिस दिन बैलेंस शीट साइन हुआ। ये मेरी वो डेट है जिस दिन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी डेट है ये? ये वो डेट जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा क्या हुआ है? साइन हुआ है। क्या साइन हुआ है जिस दिन तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ है? सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब कोई ऐसा इवेंट, क्या दिक्कत है भाई? कोई ऐसा इवेंट जो इस दौरान हुआ है। किस दौरान हुआ है? आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइंड। क्या यहाँ पे होने वाले किसी भी इवेंट का इफेक्ट इस बैलेंस शीट पर आना चाहिए क्या? क्यों नहीं आना चाहिए?
कि बैलेंस शीट तो 31 तारीख तक की बनती है, उसके बाद की बैलेंस शीट नहीं बनती। ये तो अगले साल की बैलेंस शीट पे इफेक्ट आना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी इसमें भी एक चेंज आ गया। हमारे पास ना एक एएस है, AS4। AS4 सब्सिक्वेंट इवेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलता है। AS4 ने बोला कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बैड डेथ्स हो गए, क्या हो गए? बैड डेथ्स हो गए। किस में हुए? उस डेटर्स में हुए जिस डेटर का बैलेंस 31/3 को तुम्हें पता था, ठीक है? तो और तुम्हें 31/3 को अनुमान है कि बैड डेट हो सकते हैं, पर एक्चुअल में बैड डेट कब हुआ? एक्चुअल में ये बैड डेट जो हुआ था, ये हुआ था 5 जुलाई को। 31/3 को तुम्हें आइडिया था कि बैड डेट हो सकते हैं, तो क्या हम लोग इस बैड डेट का प्रोविजन नहीं बना लेते? पहले ही बना लेते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में बैड डेट हुआ? कब हुआ? तो ये बैड डेट जिसका तुम प्रोविजन बना के डेटर में से माइनस कर सके हो, ये तो तभी करना था जब ट्रांजैक्शन हुई थी। अभी क्यों कर दिया? ये तो इस पीरियड से रिलेट ही नहीं कर रहे थे। इसलिए क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में तो फ्यूचर में हुई है, लेकिन उसका आभास आपको बैलेंस शीट डेट वाले दिन है, तो उसका प्रोविजन पहले से बनाकर चलो। AS4 यही बात बोल रहा है। Any event which occurs after the date of balance sheet, but possibility of occurrence is known on the या before the date of balance sheet, then such event need to be adjusted in financial statement. क्लियर है बात? ऐसा इवेंट कहाँ पे दिखाना ज़रूरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना ज़रूरी है। इसलिए हमारे पास दो तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। किसके बीच में? आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसे इवेंट जो एडजस्टिंग नेचर के हैं और ऐसे इवेंट जो नॉन एडजस्टिंग नेचर के हैं। क्लियर? एग्जिस्टिंग नेचर के जो इवेंट्स होते हैं, जो एडजस्टिंग नेचर के इवेंट होते हैं, जिनको एडजस्ट किया जा सकता है, उन सबका इफेक्ट मैं 31/3 की बैलेंस शीट पर दिखाऊंगी। और एक बात बताओ, 10 अगस्त को बिल्डिंग में आग लग गई, सारा स्टॉक जल गया। 31 तारीख को सपना आया था क्या कि बिल्डिंग में आग लगेगी, सारा स्टॉक जल जाएगा? तो क्या इसका प्रोविजन बना के चलोगे? नहीं बना के चलोगे। ये कौन सा इवेंट हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इसके होने की पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा पहले से नहीं था। तो ऑडिटर को यही देखना है। इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस का प्रोविजन थोड़ी बनाते हैं, वो तो पे कर दिया हमने। वो इंश्योरेंस पेएबल कोई एक्सपेंस के तौर पे पेमेंट करना बाकी रहता है तो वो पे कर देते हैं। जैसे हम इनकम टैक्स का ना प्रोविजन बना देते हैं, हम लोग 31 तारीख की बैलेंस शीट में इनकम टैक्स का प्रोविजन बना देते हैं। हालांकि इनकम टैक्स लायबिलिटी हम एक्चुअल में पे कब करते हैं? जुलाई या फिर अगस्त में पे करते हैं। बट वो प्रोविजन पहले से ही क्यों बना दी? क्योंकि मुझे पता था कि इनकम टैक्स तो मुझे 4 महीने बाद पे करना है। जो बिलोंग कौन से साल से कर रहा था? उस पिछले साल से बिलोंग कर रहा था। इस बात का अंदाज़ा 31/3 को मुझे था, पर हमारी बिल्डिंग में आग लग जाएगी इसका अंदाज़ा हमको नहीं था।
तो AS4 ने यही बात बोली कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स में 2 टाइप के इवेंट्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, और वो 2 टाइप के इवेंट्स कौन से होते हैं? वो इवेंट जो एडजस्टिंग नेचर के हैं और वो इवेंट जो नॉन एडजस्टिंग नेचर के हैं। अगर आपका इवेंट एडजस्टिंग नेचर का है तो इस इवेंट को एडजस्ट करना कंपलसरी है और द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और अगर वो नॉन एडजस्टिंग नेचर के हैं तो उसका एडजस्टमेंट दिखाना ज़रूरी नहीं है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बेड डेथ्स, उसका एग्जाम्पल बिल्डिंग में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गई, बिल्डिंग खड़ी खड़ी धंस गई। हाँ, आज इस बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ जाए हमको क्या पता, अभी हम पढ़ा रहे, अभी 2 मिनट बाद जयपुर में अर्थक्वेक नहीं आते, बहुत लोअर डेंसिटी पे आती है, बिल्डिंग नहीं गिरेगी। मैं टेंशन हो गई। अर्थक्वेक के केस में क्या करते, डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा था ना तू तो फिट भी आ जाएगा उसमें। बेंचेस के नीचे घुस जाना, लिफ्ट का यूज, स्टेयर्स से नीचे जाना है, डोंट पैनिक बी काम है। नहीं, कल मैंने एक मूवी देखी, अरे मैं शाहरुख खान कह रही हूँ, अक्षय कुमार की एक मूवी आ रही थी ना, कठपुतली करके, उसका मैंने प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा कि अक्षय कुमार की एक नई मूवी आ रही है कठपुतली। नहीं देखा तुमने अभी तक? कर क्या रहे हो फिर? ना पढ़कर आते हो ना प्रोमो देख रहे हो, तो कर क्या रहे हो? फिर आंसर तो नहीं सुना रहे। ये आसार तो बुरे हैं। तो मैंने देखा था कि मतलब, हाँ, कठपुतली अभी 2 सितंबर को हॉटस्टार पे लॉन्च होगी, अब तक नहीं आई। तो मैंने उसका ट्रेलर देखा था, तो वो कोई साउथ की मूवी से कॉपी पेस्ट कर रखी है। तो फिर ना मतलब किसी ने रोस्ट कर रखा था, ऐसे ऐसे रोस्ट करते हैं ना मूवीज को कि मतलब मूवी तो अच्छी है लेकिन वगैरह, लेकिन आज के टाइम